हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर सेकंड और आज हम अपने एक प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, लाइक इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसके क्या स्कोप है, साथ ही साथ बिजनेस डिसीजन के बारे में हमने बात करा था, कुछ थिंकर्स के बारे में भी हमने बात करा था। तो आई होप तुम्हें वो सेशन पसंद आया होगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए, फिर यूटिलिटी एनालिसिस की और बढ़ते बढ़ते कंज्यूमर बिहेवियर पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले उस सेशन को देख के आओ। साथ ही साथ अगर तुम इंटरेस्टेड हो कंप्लीट बैच के लिए, एमकॉम के ब्रह्मास्त्र बैच के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका, जाओ फटाफट ज्वाइन करो। बहुत ही बेहतरीन बैच डिजाइन किया गया है। तो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक इकोनॉमी को एक प्रॉब्लम से होकर गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में है और उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, चाहे वो कोई सा भी नेशन हो। उसी को देखते हुए क्या एक इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं उसको हम जानते हैं। सबसे पहले उसको दिक्कत ये आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे, क्या टेक्निक लगाए, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करे या फिर कैपिटल इंटेंसिव का करे या फिर मिक्स मैच अप्रोच लेते हुए चले। तीसरे प्रॉब्लम की बात करें जो कि आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। हमारी जो सोसाइटी है इसमें डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, अलग अलग रिच क्लास, पुअर क्लास, मीडियम क्लास। तो किस सेक्शन के लिए, सोसाइटी के किस सेगमेंट के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, ये तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो मेजर ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसी को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस से मतलब है कि किस टाइप के गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है, किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को। ये मेजर प्रॉब्लम में आता है जहां पे हमें डिसीजन लेना होता है कि किस टाइप के गुड्स किस क्वांटिटी में, मतलब क्या मात्रा होना चाहिए। अब गुड्स बहुत प्रकार के होते हैं, लाइक कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, ये बनाए, या फिर हम अपने कंज्यूमर गुड्स की ओर बढ़े, लाइक कपड़े, खाना, वीट्स जो हो गए, ब्रेड हो गए, सुगर, सूज, ईटीसी। या फिर मिलिट्री गुड्स की ओर जाए, गन प्रोड्यूस करे, वॉर के लिए तैयार रहे, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स लाए, अपने डिफेंस सेगमेंट को स्ट्रांग करे। तो मेजर क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या प्रोड्यूस करे। तो ये डिसीजन लेना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, और किस क्वांटिटी में करे। In the view of the limited resource, when we produce more of a commodity, it means we will able to produce less of the another commodity. अगर किसी हम एक टाइप के कमोडिटी पे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिसोर्स कम रह जाएंगे और दूसरी कमोडिटी शायद हम प्रोड्यूस ना कर पाए या फिर बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं बचेंगे। तो एक इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है, एक इकोनॉमी को चूज यहाँ पे करना होता है कि वो कैपिटल गुड्स के लिए जाए, कंज्यूमर गुड्स के लिए जाए, या फिर मिलिट्री गुड्स के लिए जाए, या फिर नेसेसिटीज के लिए जाए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे नेसेसिटीज में आता है। और एक और सेगमेंट तुम ले सकते हो, लाइक लग्जरी गुड्स, जैसे कि कार, कलर टीवी, बहुत सारी चीजें आती हैं लग्जरी आइटम्स में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा ये बताता है। नेक्स्ट चीज अगर तुम यहाँ पे देखोगे, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब प्रोडक्शन का टेक्निक क्या होना चाहिए। क्या आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाना है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल कर रहे होगे, लेबर्स का इस्तेमाल कर रहे होगे, उसके कुछ नुकसान भी होंगे, जैसे कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो कहीं ना कहीं स्लो होगी, या फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें, एक्यूरेसी ना देखने को मिले, है ना। लेकिन बेनिफिट्स भी होता है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव की ओर जा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, जो लेबर्स होते हैं आप उनकी जॉब को खत्म नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव लेते हैं जहां पे हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज्यादा पेस पे होगी। साथ ही साथ हमारे लिए कॉस्टिंग बढ़ेगी, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी, लेकिन हमारे लिए लिमिटेशन क्या है कि हम जॉब यहाँ पे खत्म करते जाएंगे। तो बहुत ये एक, इसमें भी एक क्रूशियल डिसीजन ही हम कह सकते हैं, ये तीनों ही बहुत क्रूशियल डिसीजन होते हैं इकोनॉमी के लिए कि उसको किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर हम लोग बात करें, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमिक पुअर या फिर इकोनॉमिक रिच, किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। हमें पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट की क्या कैपेसिटी है, ये तो पता है। तो ये डिसीजन लेना कि हमारा जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन सा सेगमेंट उसे कंज्यूम करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में हो जाता है। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, जिसे कि हम लोग पीपीसी कर्व बोलते हैं, पीपीसी बोलते हैं, या फिर कहो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस बताएगा, किनके? दो गुड्स के, जो कि आप अपने रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेस में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? तो उस दिए गए रिसोर्सेस से आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, कितने कौन से गुड्स के किस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपको पीपीसी बताएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो दो नाम से जानते हैं, और एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री हो जाती है। इसके कुछ एजम्पशंस आपको ध्यान में रखते हुए लेके चलने हैं, जैसे कि आपको जो भी रिसोर्स मिलेगा, मतलब आपको इन द सेंस की मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, कि जो इकोनॉमी के पास रिसोर्स है वो फिक्स्ड मात्रा में है। टेक्नोलॉजी जो है आपको दी गई है वो अनचेंज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रिसोर्सेस को आपको एफिशिएंटली यूज करना है और पूरी तरह से उसको लगाना है। और चौथा, ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वली सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में लायक हो या सक्षम हो। ठीक है, अब इस कर्व से समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें इस कर्व को थोड़ा जूम कर देता हूं, एक मिनट। थोड़ा सा और जूम। चलो, अब विजिबल है यहाँ पे। अब इसको हम लोग देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहां पे तुम देख पा रहे होगे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे शुगर का आउटपुट लिया गया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे पिज्जा लिया गया है। हमारे पास दो कमोडिटी है, हमने ये समझ लिया। अब ये जो हमारा कर्व है, ये चीज याद रखना, ये कर्व के ऊपर तुम्हें जितने भी पॉइंट्स दिखेंगे, लाइक यहाँ पे ए बी और सी तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तुम्हारे एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को बताएंगे। मतलब जो तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस से तुम एफिशिएंटली से प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ये उन कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ तुम्हें कर्व के अंदर पॉइंट्स दिख रहे हैं, लाइक डी और ई। ये क्या बताता है कि आप इनएफिशिएंट हो, आपने अपने रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया ही नहीं। आप चाहते तो इसे प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, और पॉइंट जो बाहर आपको दिख रहा है कर्व के बाहर, ये जो कर्व देख रहे हो इसके बाहर पॉइंट कौन सा है? एफ है। इसका ये मतलब है ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि अनअटेनेबल है, आपके पास उतनी क्षमता ही नहीं है, आपके पास उतना रिसोर्स ही नहीं है कि आप उसको प्रोड्यूस कर पाओ। तो यहां पे हमें तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा वो हमारे एफिशिएंट आउटपुट को दिखाएगा, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को दिखाएगा। पॉइंट जो हमारे कर्व के अंदर है वो इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है कि हमने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं लिया है। और वैसे पॉइंट जो कि कर्व के बाहर लाई कर रहे हैं, वो हमारे अनअटेनेबल सिचुएशन को दिखाता है, ऐसे सिचुएशन जिसे हम अटेन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी cost has occupied a very important place in economics. Modern economists have used the concept of opportunity cost in the allocations of resources beside other fields. Opportunity cost का मतलब है कि opportunity lost, आपने एक चीज को बनाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, होता है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताता है? यही बताता है। जैसे कि यहां पे हमें बोला गया है, व्हाट इज गिवन अप फॉर गेटिंग समथिंग इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट थिंग। जैसे कि अगर समझो कि हमने अगर यहाँ पे 2 कप चाय के लेने हैं, ठीक है, और 1 ग्लास ऑरेंज जूस का लेना है, तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा। अगर हम 2 कप चाय के लिए लेंगे तो हो सकता है हम ऑरेंज जूस ना ले पाए। तो एग्जाम्पल से चाहो तो इसे समझ सकते हो, वैसे बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बताता है इन एडिशन टू अ कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। आपने 2 कप चाय आपको लेना था, उसके लिए आपने किसको सेक्रीफाइस किया? ऑरेंज जूस को। 1 ग्लास ऑरेंज जूस को आपने सेक्रीफाइस किया एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। शायद आप 1 कप चाय लिए होते तो हो सकता है कि आप एक ऑरेंज जूस भी ले सकते थे, लेकिन आपने चूज किया चाय को। तो यहाँ पे आप 2 कप चाय की वजह से आपने एक अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। इसी से एक जुड़ा हुआ कंसेप्ट आता है एमआरटी, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हम देखेंगे कि यहां पे तुम देखोगे डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। अमाउंट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स।
ठीक है, यहाँ गेन लिखा है और यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखा है। आपने x के एक यूनिट को गेन करने के लिए अमाउंट y के कितने यूनिट को सेक्रीफाइस किया, ये हमारा MRT बताता है। MRT क्या है? रेट कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। क्लियर है ये चीज? ऊपर वो रहेगा जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं और उसके बदले जो भी हम गेन कर रहे हैं वो हमारे नीचे आ जाएगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर ऐसा होता है। ठीक, पीपीसी जो होता है कनकेव्ड होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव शेप से क्या मतलब है? स्लोप जो है पीपीसी का इंक्रीज करता है। स्लोप ऑफ पीपीसी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाई गिवन इन एक्सचेंज ऑफ एडिशन। तो अगर तुमसे पूछा जाता है तो स्लोप तुम क्या एमआरटी भी बोल सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वही चीज यहां पे हम रखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। एक्स के यूनिट को गेन करने के लिए हमने कितने यूनिट वाई के सेक्रीफाइस करे, यही हमें बताता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे हम बोल सकते हैं। इस पे छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है, याद रख लेना। चलो अब देखो, अभी हमने देखा कन्वेक्स कनकेव होता है हमारा पीपीसी का शेप, लेकिन कुछ सिचुएशंस है जहां पे हमारे एमओसी कन्वेक्स भी बन सकते हैं और एमओसी कांस्टेंट भी बन सकता है। ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे तुम्हें कॉम्बिनेशंस बताया गया कि यहाँ पे हमने किसका कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पे हमने टोटल ABCDEF 6 कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, जहां पे हम बता रहे हैं कि वीट इन लैक्स यहाँ पे हम ले रहे हैं और टैंक्स जो है थाउजेंड्स में ले रहे हैं। यहाँ पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने वीट यहाँ पे 0 टन लिया है और यहाँ पे टैंक्स देखोगे तो हमने 15 थाउजेंड्स में लिए हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स में है, यहाँ पे टन्स में है। ठीक है, तो एमओसी क्या बन जाएगा? इसका कुछ नहीं बनेगा। वैसे ही जैसे ही तुम एक यूनिट इसका गेन करोगे, वीट का एक यूनिट गेन करोगे, तो तुम्हारे टैंक का कुछ यूनिट सेक्रीफाइस हो जाएगा। कितने यूनिट सेक्रीफाइस करोगे? 5 यूनिट सेक्रीफाइस करोगे। सिमिलरली धीरे धीरे तुम नीचे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे सेक्रीफाइस भी बढ़ता जाएगा और लास्ट में तुम देखोगे छठे कॉम्बिनेशन पे तुमने 5 टन वीट के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें 0,000 कितने किसके टैंक्स के मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में एक आपका एमओसी बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में तुम क्या देख रहे हो कि डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे कनकेव बनता है तो इंक्रीजिंग देखते हैं। कांस्टेंट कब रहेगा? जब आप कांस्टेंट लेकर चलोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक और ओवरव्यू इसका ले लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अब बात करेंगे हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जो कि हमें बतलाता है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। इसके अंदर दो अप्रोचेस हमें देखने को होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर बताता क्या है? सबसे पहले हमें कंज्यूमर बिहेवियर हमें यह बताता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके दिए गए रिसोर्सेस से। अगर उसके पास 20 रुपए हैं तो उस 20 रुपए को खर्च करके उसको वो नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रहा है, प्लस मतलब कह सकते हो इतना मिल जा रहा है कि वो सेटिस्फाइड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू ए सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्सेस। A consumer spend his money income on the different goods and services in such a manner as to derive the maximum satisfaction। वो अपने पैसे को कुछ इस तरीके से खर्च करता है so that उसे जो satisfaction मिले वो maximum मिले, कि वो satisfy हो जाए खुद में कि हाँ जो मैंने पैसे खर्च करे हैं वो वर्थ है। तो इसको समझने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए दो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कुछ इसके की पॉइंटर्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कार्डिनल से क्या मेरा मतलब है कि इसे हम मेजर कर सकते हैं और इसको जो मेजरिंग टर्म एलोकेट किया गया उसको नाम दिया गया यूटिल्स। ठीक है, जैसे किसी चीज को हम लोग एक रैंकिंग देते हैं, वो हम लोग रैंकिंग करेंगे ऑर्डिनल में, लेकिन यहाँ पे एक अलग से टर्म ही बना दिया गया जो कि है यूटिल्स। इसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू का इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का इस्तेमाल करेंगे और जिसे मार्शलियन एनालिसिस भी कहते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो इसको जेआर हिक्स और आरजेडी एलन ने दिया था। इसको हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रैंक एलोकेट कर सकते हैं, लाइक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इसमें हम लोग कौन सा मेजर टूल इस्तेमाल करते हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रख लेना। अभी तक तुम्हें चीजें समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करूं। तो ऐसे ही तुम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हो, इसका की नोट्स बनाते चलना। ऐसे क्लास पीपीटीज तो तुम्हें मिल ही जाती हैं, लेकिन तुम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना सो दैट एग्जाम टाइम पे तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, बेसिकली कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ये किस पे बेस्ड है? यूटिलिटी के कंसेप्ट के बेस्ड पे है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि आपको बताता है कि एक कमोडिटी की कितनी कैपेबिलिटी होती है। तो यूटिलिटी इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूटिल के माध्यम से मेजर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम यहाँ पे पिज्जा देख पा रहे होगे, यहाँ पे इमेज में तुम्हें दिख रहा है, अगर इसमें टोटल 4 स्लाइसेस हैं या मान लो 5 या 6 स्लाइसेस जो भी हो, तो तुम पहले स्लाइस को खा के तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तुम ये बताओगे। लाइक 1 यूटिलिटी मिला या फिर 10 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा खाए तो उससे थोड़ा सा कम मिला। तीसरा स्लाइस खाए, कंज्यूम किए तो उससे थोड़ा और कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूटिल के टर्म्स में कि मुझे फर्स्ट स्लाइस खा के इतने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अगर मैंने गुलाब जामुन खाया तो मुझे इतने यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स डिनोट इज यूज्ड टू डिनोट अ क्वालिटी इन गुड्स और सर्विसेज बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर वांट्स आर सेटिस्फाइड। आसान भाषा में कहूं तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। 3 कंसेप्ट होते हैं हमारे इसमें, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी कहता है कि जब आप किसी कमोडिटी का पहला यूनिट कंज्यूम करोगे उसको नाम देंगे हम लोग इनिशियल यूटिलिटी। जैसे अगर हम पिज्जा का एक स्लाइस कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? इनिशियल यूटिलिटी है, शुरुआती दौर वाले यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की बात करें, जब आप सारे यूटिलिटी को, सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके आपको जितने सेटिस्फैक्शन मिले, जब सबको आप जोड़ दोगे उसको हम लोग नाम देते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे कि इसको हम लोग फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले जान लो कि मार्जिनल क्या होता है। जैसे मान लो तुमने एक स्लाइस खाया तो तुम्हें उसे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब तुम एडिशनल दूसरा स्लाइस खा रहे हो तो तुम्हें उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कंसेप्ट को यहाँ पे तुम देखो, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। दूसरा यूनिट, उसी कमोडिटी का दूसरा यूनिट कंज्यूम करके तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही तुम्हारा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालना है तो हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। दैट इज समेशन ऑफ MU, या फिर आसान भाषा में कहो तो MU1, MU2, MU3 प्लस सो ऑन। तो ये हो सकता है। अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो अगर हम टोटल यूटिलिटी n इसमें से उससे एक पहले वाला यूनिट माइनस करें तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा। तो ये बेसिक सी चीजें जो कि तुमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा एज वेल एज ग्रेजुएशन में भी तुमने पढ़ रखा होगा। तो मुझे जहां तक लगता है तुम्हें रिकॉल करने में इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, इन दो ग्राफ के बीच कैसा रिश्ता होता है हमें ये जानना जरूरी हो जाता है। अब यहां पे तुम देख रहे होगे कि ये है हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व और ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज हमने ले रखा है, वाई एक्सिस पे हमारे यूटिल्स हैं। सेम चीज यहां पे भी है। अब तुम एक चीज देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा शुरुआत से ही डिमिनिश कर रहा है। क्या हो रहा है? डिमिनिश कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसके रेट कम होते जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये शेप तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर है? इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं फिर से। चलो इसको समझते हैं। शुरुआत में देखोगे जब यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो जब हमारा जो टोटल यूटिलिटी है यहां से जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे देख पा रहे होगे। जब टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है ना, और ये उस टाइम पे क्या है? 0 पे है। शुरू से समझना, जब हमारा टोटल यूटिलिटी 0 पे है तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे है। ठीक है? जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है।
वैसे ही जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चला जा रहा है। मेजर पॉइंट्स यही है, समझते हैं। टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, यहां बोला है कि टीयू तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपका एमयू पॉजिटिव रहेगा। देखो, टीयू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कब तक? जब हमारा एमयू पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस पॉइंट पे है जहां तक जीरो पे आया। उसके बाद जैसे ही हमारा एमयू निगेटिव होता है तो हमारा टीयू क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि जब हमारा एमयू जीरो पे है, उस सिचुएशन में टोटल यूटिलिटी हमारे मैक्सिमम पॉइंट पे है। अभी मैंने समझाया तुम्हें, जब हमारा एमयू जीरो पे है, एमयू कहां है हमारा? ये पॉइंट है। एमयू जीरो पे है तो टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे बैठा हुआ है। जब हमारा एमयू निगेटिव में है तो टीयू डिमिनिश कर रहा है, ये भी तुम्हें मैंने बताया था। डिक्रीजिंग एमयू क्या बताता है? ये बताता है कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है ये इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है। मतलब समझना जरा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं एक बार। देखो, क्या इस पॉइंट ने बोला कि डिक्रीजिंग एमयू, एमयू आपका डिक्रीज कर रहा है। ये क्या बताता है? कि आपका टीयू बढ़ तो रहा है, टीयू बढ़ तो रहा है, लेकिन ये एक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ना कि इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। और टीयू हमारा क्या होता है? समेशन ऑफ एमयू। ये जो टीयू देख पा रहे हो, ये सारे एमयू का जोड़ से बनता है, जोड़ के बनता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे तुम्हारे पास 3 बर्गर का एग्जाम्पल दिया गया है। जब तुम ज्यादा भूखे होते हो और तुम जब फर्स्ट बर्गर कंज्यूम करोगे तो तुम्हें जो उससे जो यूटिलिटी मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। मिलने वाला जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा वो टॉप लेवल पे होगा। यहाँ पे तुम देख रहे होगे इस बार ग्राफ से, ये जो रेड पॉइंट है ये कहाँ पे है? टॉप पे है। जैसे ही तुम दूसरे यूनिट की ओर बढ़ोगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बहुत कम हो जाएगा। और जैसे ही तीसरा यूनिट कंज्यूम करोगे तो हो सकता है यूटिलिटी निगेटिव में भी जाए या फिर वो जीरो पे आ जाए। तो हमारा क्या बताता है? मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका कम होता जाएगा। रियल लाइफ में तुम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तुम्हें जब भूख जोर की लगी होती है और तुम फर्स्ट बाइट कंज्यूम करते हो तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, लेकिन लास्ट रोटी जाते जाते सेटिस्फैक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हो ये हमारा बताता है लॉ ऑफ डीएमयू। अब यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमें दो लॉ को देखते हुए चलना है। पहला है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि क्या कहता है? इसको हम लोग रिलेट करते हैं किससे? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट से। ठीक है, इसको हम लोग गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू तुम्हें मैंने बता ही दिया क्या कहता है कि जैसे जैसे तुम यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरता चला जाएगा। इसके कुछ एजम्पशंस तुम्हें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक यूटिल 1, यूटिल 2, यूटिल 3। आपके इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयूएम जो होता है ये कांस्टेंट रहेगा। आप एक सूटेबल क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं कि आप एक चम्मच से खा रहे हो और कहोगे कि मुझे तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए कमोडिटी का। ऐसा नहीं कि आप एक चम्मच खाए फिर गए एक राउंड मार के आए, फिर से दूसरा चम्मच खाए फिर गए एक राउंड मार के आए, तो इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कह सकते हैं कि हम अगर हमें पानी पीना है तो ग्लास से पीना है, ना कि चम्मच से पानी पिएंगे, तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एक कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए और एक सूटेबल क्वांटिटी में होना चाहिए। इस लॉ का ये एजम्पशन हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ एजम्पशन है, जैसे तुम्हें मैंने बोला आपको जो चाय पीना है वो कप में पीना है, ना कि चम्मच में पीना है। आपके टेस्ट और कैरेक्टर फैशन में इन सब में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और एक कंज्यूमर जो है वो रेशनली बिहेव करेगा, लॉजिकली बिहेव करेगा। तो ये सारे एजम्पशन हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसको हम लोग दो कमोडिटी से समझ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल कमोडिटी भी समझ लेते हो तो काफी है, चाहो तो दूसरे कमोडिटी को भी देख सकते हो। सिंगल कमोडिटी में यहाँ पे तुम्हें दो चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है, कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है और तुम उससे कितने यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारी एमयूएम क्या है। देख सकते हो
मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM अगर हमें इसका निकालना हो तो देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितना मिल रहा है यूटिल्स के टर्म में, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए का कितना है मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखते हुए हमें चलना है। तो अगर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि 3 अलग अलग सिचुएशन बनेंगे, इसको देख लेना एक बार, कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 के केस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इसे तुम। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसे हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, और गॉसेन सेकंड लॉ भी बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली ये तीनों नाम तुम्हें देखने को मिल जाए, तो इसको अच्छे से बहुत याद रख लेना। इसमें हम लोग जब भी देखेंगे दो कमोडिटी को लेते हुए चलेंगे कि हमारे पास जो पैसे दिए गए हैं उस पैसे को हमें दो कमोडिटीज पे खर्च करना है। तो कैसे कंज्यूमर रेशनली उस चीज को खर्च करता है वही हमें ये ग्राफ बताता है। ये होमवर्क है तुम्हारा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी की। चलो बात करते हैं हमारे यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। तो ऑर्डिनल्स, हम यहाँ पे ऑर्डिनल से हमें क्या समझ में आता है, रैंकिंग। स्टार्टिंग में तुम्हें मैंने बताया था कि हम यहाँ पे इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, रैंक लोकेट कर सकते हैं। JR हिक्स और RJD एलन के द्वारा इसे दिया गया था। इसमें हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, या फिर जिसे हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसको हम लोग समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व किन्होंने दिया था, FY एजवर्थ। इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये एक लोकस पॉइंट है उन सारे कॉम्बिनेशंस का, दो कमोडिटीज के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका ये एक लोकस पॉइंट है जो कि एक कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। चाहे तुम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, उस दो कमोडिटी के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल से तुम समझोगे, यहाँ पे राइस लिया गया है और व्हीट लिया गया है। अब तुम फर्स्ट केस में देखना, फर्स्ट कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करना। जब हम 16 केजी राइस का ले रहे हैं और 2 केजी व्हीट का ले रहे हैं, तो भी उस सिचुएशन में हमें यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 100 यूटिलिटी। दूसरे कॉम्बिनेशन में जाओ, 12 केजी हम लोग राइस का कंज्यूम कर रहे हैं, 5 केजी व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं, इस सिचुएशन में भी हमें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 100। चलो तीसरे पे चलो, यहाँ पे 11 केजी ऑफ राइस कंज्यूम कर रहे हैं, 7 केजी ऑफ व्हीट। ठीक है, यहाँ पे तुम नोटिस करोगे राइस के कंजम्पशन को धीरे धीरे हम लोग कम करते जा रहे हैं और व्हीट के कंजम्पशन को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उससे जो हमारा मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी कॉम्बिनेशन में देखोगे वो 100 ही यूटिलिटी के पॉइंट से मिल रहा है यहाँ पे। ये हमें बताता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का दिखता है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, जहां पे तुम्हें वो कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाएंगे जो कि एक कंज्यूमर को सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। अब उसी में कंसेप्ट होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व के फैमिली को हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब जब एक ग्राफ पे तुम्हें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व देखने को मिल जाए वो हो जाता है हमारा इंडिफरेंस मैप। जैसे इस ग्राफ में देख रहे होगे, एक पहला यहां दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा इंडिफरेंस मैप है। अ ग्राफ शोइंग अ होल सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। In other words, indifference map is comprised of a set of indifference curve. Each successive curve further from the original curve indicates a higher level of total satisfaction. अब तुम देखोगे यहाँ पे 4 ICs दे रखे हैं, IC1, IC2, IC3 एंड IC4। अब IC1 के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC2 देगा, IC2 के कंपैरिजन में IC3, और IC3 के कंपैरिजन में IC4 ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। ये चीज हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हमने यूटिलिटी में हमने देखा था कि वहां पे हम
कौन सा देखते हैं? एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग एमआरएस देखेंगे, जेआर हिक्स और आरजेटी एलन की यहाँ पे भी बात होगी। यहाँ पे भी तुम्हें वो सेम चीज बताएगा। यहाँ पे देखोगे चेंज इन गुड एक्स अपॉन में चेंज इन गुड वाई, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि y मेजर द नंबर ऑफ यूनिट y दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर 1 यूनिट ऑफ x गेन। x के एक यूनिट को गेन करने के लिए आपने y के कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करा, ये आपका कौन बताता है? MRS, ठीक है। सेम MRT का ही कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे तुम कॉम्बिनेशन से समझो। यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे मैंगो है। कॉम्बिनेशन ए में आपने एक एप्पल का यूनिट कंज्यूम करा, मैंगो का 15 यूनिट, यूटिलिटी उतनी ही हमें मिली, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे एप्पल का एक एडिशनल यूनिट गेन करा, हमें मैंगो के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया, गेन कितना किया? 1 यूनिट, और सेक्रीफाइस किया 5, रेशियो बन गया 5:1, हमारा एमआरएस बन गया 5। तीसरे कॉम्बिनेशन में चलो, फिर से हमने यहाँ पे 1 यूनिट एप्पल का गेन किया, तो हमें 4 यूनिट मैंगो के सेक्रीफाइस करने पड़े, रेशियो बन गया 4:1, तो हमारा एमआरएस कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, फिर से 1 यूनिट तुमने एप्पल का गेन किया, अब यहाँ पे तुम्हें 3 यूनिट्स मैंगो के सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तो हमारा 3 एमआरएस बन जाएगा। वैसे ही लास्ट कॉम्बिनेशन में भी होगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा होगा कि एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए तुम्हें दूसरे कमोडिटी के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, ये तुम्हें बताता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो निगेटिवली स्लोप होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए दूसरे कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते जाते हैं। पीपीसी में हमने देखा था कि 2 कॉम्बिनेशन हम लोग देखते चलते, कनकेव उसका बनता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हमारा क्या होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। तो पहला प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है। दूसरा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन? क्योंकि यहां पे अप्लाई होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये चीज याद रख लेना। तीसरा, अभी हमने देखा ही था कि जितना ज्यादा हायर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो एक हायर लेवल के सेटिस्फैक्शन को बता रहा होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको बस तुम इसके हेडिंग्स याद रखो। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट। इसमें हमें एक और चीज देखना है, प्राइस लाइन या फिर कहो तो बजट लाइन, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसको खत्म करने के बाद अभी जो भी हमने टॉपिक्स करे उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तुम्हारा होमवर्क क्या होना चाहिए? तुम्हें मैंने 2 कमोडिटी वाला केस और फर्स्ट कमोडिटी वाला केस पढ़ने को बोला है। साथ ही साथ जो चीजें मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में समझाई उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और सेकंड क्लास को भी उसी में ऐड ऑन कर लेना, और एक बार गो थ्रू कर जाना पूरे नोट्स को, ठीक है। अगर ऐसे करते चलोगे तो तुम्हें लास्ट मोमेंट में परेशानी नहीं होगी। आई होप तुम्हें क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर क्लास में इंटरेस्टेड हो तो कंप्लीट बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफर प्राइस में ये कोर्स अभी अवेलेबल है, हो सकता है तुम्हें आने वाले टाइम में ये प्राइस देखने को ना मिले, तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज डाउट होती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम्हारे कोई सजेशंस है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।